लास्ट टाइम देख रहे थे कि कैसे हम अपने डेटाबेस का कनेक्शन फास्ट एपीआई के साथ कर सकते हैं और फिर उसका जो मॉडल बनता है वो किस तरह से वर्क करता है। वहाँ से आगे हम प्रोसीड करेंगे। आज हमने मेनली फोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा सेटअप करना है और उसके साथ साथ फिर हमने जो रेस्ट ऑफ हमारी CRUD के फीचर्स रह गए थे वो कंप्लीट करने हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने लास्ट टाइम शायद स्टूडेंट्स का टेबल बनाया था, वहाँ से हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं टू डूज़ के नाम से, क्योंकि हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो टू डूज़ के नाम से ऐप चल रही है, तो हम उससे रिलेटेड ही रहते हैं अपने प्रोजेक्ट के। तो इसको हम टू डूज़ बोल देते हैं कि ये हमारी टू डूज़ हैं। उसमें आईडी बनेगी, प्राइमरी की, टाइटल आ जाएगा स्ट्रिंग, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और इज़ एक्टिव की जगह इज़ कंप्लीटेड कर देंगे। अच्छा, कीज़ का एक स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना है कि अगर हम ये अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं तो फिर सारी कीज़ में यही यूज़ करना है। अगर हम कैमल केस यूज़ कर रहे हैं तो सारी कीज़ में कैमल केस आना चाहिए। तो हमें एक स्टैंडर्ड में फॉलो करें। जो भी आप स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे एक प्रोजेक्ट के लिए, फिर पूरे प्रोजेक्ट में सेम सीक्वेंस चलना चाहिए। सही है। तो ये हमने लास्ट टाइम यहाँ तक कर लिया था। अब हमने सबसे पहले ये जो इस ऐप इस पर्टिकुलर फाइल के अगर हम के अंदर देखें मेन फाइल में, तो हमारे पास फास्ट एपीआई की कॉन्फ़िगरेशंस हो रही हैं एंड देन हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह सेटअप हम कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, देन मॉडल आ रहा है, फिर टेबल्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास हमारे नॉर्मल राउट्स वगैरह जो हैं वो बन रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ डिवीजन अभी करेंगे, फर्दर जब कम्प्लेक्स ऐप बनाएंगे फिर करेंगे। जैसे हमारा ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, इसके लिए हमें ये करना चाहिए, अपने टू डूज़ ऐप के फ़ोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड कन्फिग। कन्फिग का मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं हम इसके अंदर करेंगे और उसमें ये वाली हम कॉन्फ़िगरेशन मूव कर लेते हैं। कन्फिग के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, सॉरी फाइल बनाएंगे db.py, मतलब हम db की कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहते हैं। जो कोड हमने उस दिन किया था जिसमें कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है और उसके बाद हमारा कनेक्शन आ रहा है, वो हमने इस फाइल के अंदर मूव कर दिया मेनली। डेफिनेटली इसको चलने के लिए कुछ इंपोर्ट्स चाहिए, वो भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं और ये मॉडल क्रिएट करने वाला कोड भी हम इसके अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, मे बी क्रिएट अंडरस्कोर टेबल्स, और यहाँ पे हम इसको कनेक्शन पास कर देते हैं। कनेक्शन की जगह इसको इंजन भी कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन में भी वो टर्मिनोलॉजी चल रही है तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ से हमारा सेशन और फील्ड वगैरह हमने रिमूव कर देनी है, ये चीज़ें हमें यहाँ से नहीं चाहिए। दैट्स इट। तो हमने क्या किया, टू डूज़ नाम से हम ऐप बना रहे थे, उसमें एक कन्फिग का फोल्डर बनाया, उसमें हमने डीबी की कॉन्फ़िगरेशंस को सिंपली मूव कर दिया। उसका बेनिफिट ये होगा कि जो हमारी मेन फाइल है वो थोड़ी क्लीन नज़र आएगी हमें, उसमें मज़ीद एक्स्ट्रा कोड नहीं होगा। तो ये भी हम रिमूव कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ से इस db.py में अभी भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमने यहाँ पे अपना env, मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग जो हम पब्लिक नहीं करना चाहते, क्योंकि जो डाटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऐप के अंदर। अगर वो डाटा पब्लिक हो गया तो कोई भी उसको डिलीट रीड राइट अपडेट आपकी डेटाबेस में कर सकता है। नॉर्मली तो इसमें इतनी सिक्योरिटी होती है कि हम इसको सिर्फ कोई एक आईपी अलाउ करते हैं, ये पर्टिकुलर आईपी जो है हमारी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है। अभी चूँकि हम लर्निंग कर रहे हैं तो हम पब्लिक रखा हुआ है, इंटरनेट से भी रिक्वेस्ट आ रही है,
नॉर्मली डेटाबेस को रिक्वेस्ट सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर आईपी से आती है, जो भी हमारे, चूँकि सर्वर ही डेटाबेस से बात करता है तो वो एक आईपी हम अलाउ करते हैं, उसको वाइट लिस्ट आईपी बोलते हैं कि हमने ये आईपी वाइट लिस्ट कर दिया, इसके अंदर अगर इससे रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज़ रिक्वेस्ट ही नहीं चलेगी, ताकि हमारी डेटाबेस के ऊपर जो है वो अटैक कम से कम हो। अच्छा, इसको सिक्योर करने के लिए, ताकि ये वाली लाइन जो है वो गिटहब पे पुश ना हो, क्योंकि अभी मैं पुश करूँगा तो डेफिनेटली db.py में हर चीज़ गिट पे पुश हो जाएगी। अच्छा, एक हमें गिट ऑप्शन देती है कि हम यहाँ पे .git इग्नोर करके फ़ाइल बना सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी फ़ाइलें जो आप गिट पे पुश नहीं करना चाहते वो इग्नोर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे, मतलब हम कहते हैं कि टू डूज़ के अंदर, टू डूज़ के फ़ोल्डर के अंदर कोई कन्फिग का फ़ोल्डर है, उसके अंदर कोई db.py फाइल है, उसको इग्नोर कर दो, तो इससे क्या होगा कि वो पूरी की पूरी फ़ाइल ही इग्नोर हो जाएगी। लेकिन हम पूरी की पूरी फ़ाइल को इग्नोर नहीं करना चाहते, हम कोई स्पेसिफिक जो कीज़ हैं उनको इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी फ़ाइल इग्नोर करेंगे तो जो कोई दूसरा बंदा गिट से कोड डाउनलोड करेगा तो उसको ये पूरा कोड ही नहीं मिलेगा। हम ये नहीं चाहते कि उसको पूरा कोड ना मिले, हम ये चाहते हैं कि जस्ट उसको ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग ना मिले, बाकी चीज़ें उधर लिखी हों और हम कनेक्शन स्ट्रिंग उसको और मतलब जिस भी चैट कम्युनिकेशन से, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन टूल हम यूज़ कर रहे हैं उससे सेंड करते हैं ओवर चैट। लाइक अगर हम स्काइप यूज़ कर रहे हैं तो जो अगर नया कोई प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है वो सारा प्रोजेक्ट उसका चल जाएगा, लेकिन उसके पास ENVs नहीं होंगे, मतलब ENVs मतलब हमारी प्राइवेट कीज़ उसके पास नहीं होंगी, वो हम उसको मतलब मैन्युअली चैट के थ्रू सेंड कर देंगे, ईमेल के थ्रू सेंड कर देंगे। इस तरह की कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। अच्छा, अब सिंपली हमने क्या करना है, इसको यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कहाँ से मिलेगी? पहले तो कनेक्शन स्ट्रिंग को हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपने रूट फोल्डर के अंदर आगे .env में, और यहाँ पे आके हम कुछ भी कह सकते हैं db secret स्ट्रिंग, और उसको हम ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। सही, तो ये यानी कि हमारी db की सीक्रेट की है, ये एक हमने .env करके फ़ाइल बनाई है। अब हम गिट इग्नोर के अंदर बोलेंगे कि .env को इग्नोर करना है तुमने। इसका मतलब क्या है कि ये इसको अगर आप देखोगे यहाँ चेंजेस के अंदर जो हमने फाइल्स बनाई हैं वो नज़र आ रही हैं मुझे गिट के अंदर, मतलब ये कमिट हो सकती हैं। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा 4, यानी कि ये env फाइल भी कमिट हो रही है। जैसे मैं इसको env को इधर लिखूँगा गिट इग्नोर में तो यहाँ पे 3 रह जाती हैं और .env गिट पे पुश नहीं होगा इन शॉर्ट। तो ये हमारा मकसद था कि हम जो हमारी की है उसको पुश ना करें कहीं पे, वो यहाँ पे हमारे पास सस्टेन रहे। अच्छा, अब इस कनेक्शन db सीक्रेट स्ट्रिंग को हमने यूज़ करना है, या db इसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं db URI, इसको हमें यूज़ करना है अपनी ऐप के अंदर। तो हम db के अंदर आएंगे तो लिखेंगे os.get.env, सही है, और सिंपली यहाँ पे हम उसका नेम देंगे। अच्छा, अब हमने क्या किया है सिंपली के हमने OS इंपोर्ट किया। OS एक यूटिलिटी है पाइथन के अंदर जिससे हम मतलब फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, सिस्टम से फाइल रीड कर सकते हैं, और बहुत सारे इसके छोटे छोटे फीचर्स हैं OS यूटिलिटी के। तो उसमें से एक फंक्शन है os.get.env, मतलब इस env से env को लोड करो और उसका नाम है db URI, जो कि मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। तो इसको सिंपली कनेक्शन स्ट्रिंग में ये चीज़ मिल जाएगी और वो उसको देके हम इंजन क्रिएट कर रहे हैं और उसकी मदद से हम टेबल्स जो हैं क्रिएट करेंगे। अच्छा, इंश्योर करने के लिए कि वो हमें मिल रही है या नहीं, हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे, सही है, ताकि एटलीस्ट आइडिया हो कि हमें ये वाली URI मिली है या नहीं। अच्छा, उसके अब ये वाली फ़ाइल हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, जिसके अंदर हमने db की कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो करनी थी वो कर ली हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि हमने ये जो अपने मॉडल्स हैं ना इसको भी सेपरेट करना है, क्योंकि एक ऐप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे टूडूज की ऐप है, उसमें बहुत सारे राउट्स हो सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हमें काम करने पड़ सकते हैं। तो अगर बहुत बड़ी फाइल होगी तो इशू होगा। तो सब हम राउट को भी डिवाइड करेंगे इन मल्टीपल फाइल्स। हर एक राउट की एक फ़ाइल होनी चाहिए। बट फॉर नाउ एटलीस्ट जो ये हमारा मॉडल वाला कोड है ये किसी सेपरेट प्लेस पे शिफ्ट होना चाहिए। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि टू डूज़ के अंदर लेट्स उससे पहले हम जो env यूज़ करना चाह रहे हैं, जो हमने यहाँ पे रखे हैं, वो डायरेक्टली आपका नहीं चलेगा। उसके लिए हमें पाइथन की एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है जिसको हम पाइथन बोलते हैं, python-env। ये पाइथन की एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम env.env फाइल से लोड कर सकते हैं जो भी हमारी ऐप का इन्वायरमेंट चल रहा है उसके अंदर। अच्छा, इसका मतलब है कि इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करेंगे कैसे? यहाँ पे ये पिप से कर रहा है, हम डेफिनेटली इसको किससे करेंगे? पोइट्री से। अच्छा, ये इंस्टॉल कर देगा। देन वो कह रहा है कि इसको लोड करना है। लोड करने के लिए os.get-env ये हम चला चुके हैं। ये लाइन है फ्रॉम .env import load.env, सही है। अब इसको हम मेन फाइल में ही कहीं पे डेफिनेटली लगाना पड़ेगा इसको हमें, ताकि जब भी पहली ऐप चले तो ये हमारे जितने भी envs हैं वो लोड हो जाएं। तो उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा कि env python-env जो वाली लाइब्रेरी हमने यूज़ की है उसमें से हमें .env मिला है, उसमें से हमने load.env का फंक्शन चलाया है। ये फंक्शन करेगा क्या कि जो भी .env में हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हैं इसको इस पर्टिकुलर वर्चुअल इन्वायरमेंट में अवेलेबल करा देगा। मतलब अगर हम os.get-env db URI गेट करना चाहते हैं, अगर वो इस इन्वायरमेंट में होगी तो मिलेगी। इस इन्वायरमेंट में आएगी कैसे? उसके लिए हमें ये 2 लाइन चलानी पड़ेंगी। अगर हम ये 2 लाइंस नहीं चलाएंगे तो वो मिलेगी नहीं, यानी अनडिफाइंड मिलेगी, नल मिलेगी और नन मिलेगी कि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम ये 2 लाइनें लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि मेरी env मेरे प्रोजेक्ट के अंदर लोड हो जाएगी। तो फिर env सेटअप करने के लिए कितने स्टेप हुए? सबसे पहले हमने python-env की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। फिर हमने उसमें से load.env करके फंक्शंस को इंपोर्ट करना है, उसको कॉल करना है। उसके बाद फिर हम os.get करके कोई किसी भी प्लेस पे, किसी भी फाइल में, किसी भी जगह के ऊपर env को गेट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब env वाला मसला हमारा सॉर्ट आउट हो गया और कॉन्फ़िगरेशन db की हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हम टू डूज़ के अंदर एक और काम करते हैं, मॉडल्स। अच्छा, जितने भी मॉडल हैं वो एक फाइल में बना लें या मल्टीपल? env वाला, हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। env कैसे सेटअप करते हैं पाइथन में। सबसे पहले .env की फ़ाइल बनाएंगे रूट फोल्डर के अंदर, बिल्कुल हर चीज़ क्लोज करके ना, वहाँ पे हम .env की फ़ाइल बना देंगे। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इसके सिंटैक्स में। जब .env में जो सिंटैक्स लिखते हैं ना हम, एक की होती है, देन उसकी वैल्यू होती है और उसके दरमियान इक्वल टू का साइन आता है। तो db URI की का नाम हो गया जो हमारा env है, देन इक्वल टू का साइन आ गया और उसके बाद उसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह हम जितनी चाहें कीज़ कर सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में भी इन्वायरमेंट, इसमें हम डाल सकते हैं कि ये ट्रू मतलब डेव है, प्रॉड है या प्रोडक्शन है। इस तरह की कुछ और कीज़ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें कीज़ आ सकती हैं मे बी स्ट्राइप। एक चीज़ और है कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, उस जो env की कीज़ होती हैं उसकी वैल्यूज़ को हमें कैपिटल रखना है, क्योंकि जो भी कोई कांस्टेंट चीज़ें होती हैं उसको हम
कैपिटल डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें हम जितनी भी कीज़ डिफ़ाइन कर रहे होंगे कोशिश करेंगे कि हम वो कैपिटल डिफ़ाइन करें। सही है। अच्छा, यहाँ पे और सीक्रेट कैसे हो सकते हैं, जैसे सेंडग्रिड API की। अब अगर हम ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, उसके लिए सेंडग्रिड की सर्विस यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम सेंडग्रिड की API की यहाँ पे मतलब कुछ भी यहाँ पे ऐसे उसकी API की हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह हम नहीं करते हैं तो इशू नहीं है, लेकिन स्टिल चूँकि वो रिकमेंडेड नहीं है, मतलब साथ साथ लिखें तो ज़्यादा क्लैरिटी रहती है कि ये इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं आ रही, क्योंकि हम यहाँ पे कोई डबल कोटेशन ऐसे नहीं डिफाइन कर रहे ना। नॉर्मली समटाइम ये डबल कोटेशन को भी ENV में कंसिडर करते हैं तो इशू करता है, तो इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि इसमें लगाएं ना, ऐसे रखें इसको और स्पेस ना कोई दें एक्स्ट्रा, क्योंकि वो स्पेस से कंफ्यूज हो सकता है। अच्छा, सेंडग्रिड API की उसकी की आ गई, फिर ऐसे ऑथ 0 की कोई हमारे पास URI है वो आ जाएगी। सही है। तो इस तरह हम जितनी चाहें इसमें कीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं और .env रूट के अंदर। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई भी ENV बनाते हैं उसको git ignore में .env लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो ये गिट पे पुश हो जाएगी, और अगर ENV को गिट पे पुश करना है तो फिर सीधा कोड में ENV लिख दें तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना, अगर गिट पे ही पुश करना है। हम ये सब कर इसलिए रहेंगे, हमें गिट पे पुश नहीं करनी कीज़, वो गिट पे पुश करेंगे। गिट एक पब्लिक चीज़ है, मतलब वहाँ से हमारे सिक्योरिटी लीक हो सकती है, कोई पर्सन हमारी स्ट्रिंग को मतलब रीड कर सकते हैं एंड सो ऑन, तो इसलिए हम इंटरनेट पे उसको पुश नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये ENV हमने बना ली, यहाँ पे गिट इग्नोर में सेटअप कर लिया। उसके बाद सबसे पहले आपने अपनी मेन फाइल जहाँ से हमारी ऐप चलेगी वहाँ पे आना है, और आने के बाद 2 लाइनें लिखनी है। एक load.env हमें उससे बाद सबसे पहले हमने python-.env की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। वो पोएट्री एड उसका नाम लिखेंगे तो वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमें करना ये है कि python.env याद करने की ज़रूरत नहीं है, python-.env के पास जाएंगे। यहाँ पे उसने कोड लिखा हुआ है पहले से ही कि आपने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहा है कि .env रूट के ऊपर वो किस तरह का सिंटैक्स होगा, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। .env को हमें रूट पे रखना है। देन ये वाली लाइन वो कह रहे हैं आपने अपनी मेन फाइल के अंदर इंपोर्ट करनी है, तो हम main.pl में जाके load.env का फंक्शन इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद ये वाला फंक्शन चला देंगे, टेक इन्वायरमेंट वेरिएबल फ्रॉम .env। जब ये लोड करेगा ये .env से जो भी ENVs होंगे उसको आपके इन्वायरमेंट में अवेलेबल कर देगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि हमने os.get.env से कोई भी ENV गेट करना है। तो चूँकि हम एक ही ENV गेट करना चाह रहे थे, एक इन्वायरमेंट गेट करना चाह रहे थे, दैट इज़ कॉल्ड DB का सेटअप यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे OS को इंपोर्ट किया एंड देन os.get.env और उसको DB URI दे दी। जो भी हमारे पास ENV में हमने की सेट की थी उसका नाम DB URI था, मैंने सेम कॉपी किया, DB URI की os.get.env उसका नाम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हाँ, सिंपली हमारा इसने क्या किया, इसके अंदर अब वो वैल्यू आ गई जो इसके इक्वल के बाद पड़ी है, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे आ गई है, इस वेरिएबल के अंदर आ गई है। अब इस वेरिएबल को हमने क्रिएट इंजन के साथ अपना कनेक्शन बना लिया और उसके बाद अगर कोई टेबल बनने वाले हैं वो टेबल क्रिएट का फंक्शन एक सेपरेटली क्रिएट कर लिया। और ये टेबल क्रिएट वाला फंक्शन हम रूट पे चलाएंगे जब हम अपनी एप्लीकेशन का स्टार्टअप करेंगे। अच्छा, इतना ENV का सेटअप हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने एक मॉडल्स का बनाना है फोल्डर, और उसके अंदर हमने डिफरेंट मॉडल्स बनाने हैं। तो चूंकि अब हम फीचर वाइज बनाएंगे कि कौन सा फीचर हम कर रहे हैं उसका एक मॉडल बनाएंगे। तो
प्रीटी मच मतलब हम अपनी जो रूट्स हैं जिसके अंदर हम उसको व्यू बोल सकते हैं वो सेपरेटली डिफ़ाइन करेंगे, जो हमारे मॉडल हैं वो सेपरेटली डिफ़ाइंड हो रहे हैं, डेटाबेस का सेटअप हमारा सेपरेटली चल रहा है, इवन जो हमारे लॉजिकल कोड मतलब कंट्रोलर होगा उसको हम सेपरेटली डिफ़ाइन करेंगे। इस तरह से फ्लो चलेंगे। मतलब यूआई मीन के हमारी यहाँ पे कोई बैकएंड के ऊपर एपीआईज में कोई यूआई तो एग्जैक्टली नहीं आएगी, लेकिन उसको हम राउट्स बोलेंगे, जो मतलब यूआई मतलब जिससे फ्रंट एंड इंटरेक्शन कर रही है उसको राउट्स बोलेंगे। तो राउट सेपरेटली होंगे, कंट्रोलर सेपरेट डिफाइन करेंगे, मॉडल सेपरेटली डिफाइन करेंगे। अच्छा, कॉन्फ़िग डिफाइन कर लिया, देन हमें मॉडल डिफाइन करना है। मॉडल डिफाइन करने के लिए किस तरह का मॉडल डिफाइन करना है वो हम सेटअप कर देंगे। जैसे हम कहते हैं जी उसका नाम हम टू डूज डॉट मॉडल के अंदर .py डिफाइन कर देते हैं। क्योंकि ये मॉडल्स के अंदर है तो इसका मतलब है कि इसमें टू डूज का जितने भी मॉडल्स हैं वो इस वाली फाइल के अंदर होने चाहिए। अगर हम कोई और फीचर करते हैं ऑथ का या हम कोई और इसके अलावा फीचर करते हैं तो उनके मॉडल्स भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं हम। अच्छा, हम यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, इसको इस फाइल के अंदर ले जाएंगे जो हमने लास्ट टाइम मॉडल बनाया था। डेफिनेटली इसको भी कुछ इंपोर्ट चाहिए तो वो हम यहाँ से डिफ़ाइन कर देते हैं। जो यहाँ पे इसको नहीं चाहिए थी चीज़ें वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं एक्स्ट्रा। तो ये इसका एक मॉडल बन गया हमारे पास। इसमें आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इज़ कंप्लीटेड ट्रू या फॉल्स है कि हमारी टू डू जो है वो कंप्लीट है या नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या किया यहाँ पे कि एसक्यूएल मॉडल हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, फील्ड्स और क्रिएट इंजन भी नहीं चाहिए क्योंकि हम वो दूसरी फाइल्स में इंपोर्ट कर चुके हैं। अच्छा, अब हमने जितना भी हमारा कोड था यहाँ से वो हमारा ख़त्म हो गया। तो अब हमारा सीधा राउट वाला कोड रह गया जो हमने लास्ट टाइम देखा था, जिसकी मदद से हमने डाटा को गेट किया था। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि हमने ये सिंपली डाटा को गेट किया, लेकिन ये चलेगा नहीं क्योंकि इसको मॉडल भी चाहिए और इसको ये कनेक्शन मीन इंजन भी चाहिए ताकि वो सेशन बना सके उसके साथ। अच्छा, अब ऐसा करने के लिए हमें जो सेपरेटली फाइल्स में हमने कोड रखा है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा इस फाइल के साथ, अदरवाइज़ तो वो नहीं चलेगा ना कोड। अच्छा, उसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे फ्रॉम डॉट कन्फिग डॉट db, मतलब कन्फिग के फोल्डर में से db की फ़ाइल है उसको उसके अंदर से इंपोर्ट करो क्रिएट टेबल्स वाला फंक्शन। मतलब हम एक्चुअली अपने मॉड्यूल कन्फिग का एक हमने मॉड्यूल बनाया है पाइथन में। जब हमने किसी भी दूसरे मॉड्यूल से चीज़ इंपोर्ट करनी होती है तो हम मॉड्यूल का नाम लिखते हैं फाइल के पाथ तक, एंड देन फंक्शन जो भी हमारा उसमें फंक्शन है उसको इंपोर्ट करते हैं। जैसे ये वाले अगर हम डॉट नहीं लगाएंगे ना तो वो ये समझेगा कि इसको उसने पैकेजेस में से ढूंढना है, और जब हम डॉट लगा रहे हैं इसका मतलब उसने लोकल फोल्डर में से ढूंढना है मॉड्यूल को। तो डॉट का मतलब है लोकल फोल्डर। लोकल फोल्डर में हमारे पास कौन सा फोल्डर है, कन्फिग का। तो हम कन्फिग के फोल्डर में से ढूंढना चाह रहे हैं, एंड देन कन्फिग के फोल्डर में अब हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। तो कौन सी फाइल यूज़ करना चाह रहे हैं हम, db, और उसमें से हम कौन सा क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, क्रिएट टेबल। सही, ये हम उसका इस्तेमाल जो है वो करना चाह रहे हैं, क्रिएट टेबल के नाम से इसको हम सेटअप करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे कि क्रिएट टेबल आ गया। अब टेबल्स हम क्रिएट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के स्टार्टअप से पहले। तो हम चाहते हैं कि एक दफ़ा जैसे हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो अगर कोई टेबल क्रिएट होने वाला है तो वो पहले
टेबल क्रिएट हो, फिर हमारी एप्लीकेशन का सर्वर चल जाए, ताकि हर रिक्वेस्ट में हमें टेबल ना क्रिएट करना पड़े ना। वंस अ टाइम जब हमने एप्लीकेशन या सर्वर को अप किया तो हमारा टेबल क्रिएट वाली कमांड चल जाए, और जितने भी हमारे मॉडल्स हैं उसके अगेंस्ट अगर कोई टेबल्स बनने वाले हैं तो वो टेबल एक दफ़ा क्रिएट हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए अपना मॉडल के लिए हम फिर दोबारा से वही काम करेंगे। अच्छा, मॉडल के लिए हम दोबारा से वही काम करेंगे, फ्रॉम डॉट मॉडल्स टू डूज इंपोर्ट। उसमें हमारे पास क्या डिफाइन है, क्लास टू डूज के नाम से, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। सिंपली यहाँ पे जिधर क्रिएट टेबल किया था उधर हम इंजन भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंजन हम सेशन को देंगे, यहाँ पे हम अपना टेबल देंगे जो डिफ़ाइन करना था, इसका नाम होगा गेट अंडरस्कोर टू डूज, और वेयर अभी हमने नहीं चाहिए। सही है, तो हमने क्या किया, सिंपली अपने टू डूज टेबल में से सिलेक्शन किया, कोई वेयर नहीं लगाया, ताकि सारी की सारी रोज़ मेरी फेच हो जाएं। उस स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट किया है, उसका जो रिज़ल्ट आया है उसको सिंपली हमने एक लिस्ट में कन्वर्ट किया है, और उस लिस्ट को हमने रिटर्न कर दिया इन केस अगर उसमें रोज़ आती हैं। अगर नहीं आएगी तो डेफिनेटली वो एम्प्टी कंसीडर होगी। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो भी हमने डीबी से कनेक्शंस इंपोर्ट करना था या हमने मॉडल इंपोर्ट करना था वो हमने कर लिया, और कोड भी थोड़ा सा हमारा क्लीन हो गया, और प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर भी बन गया। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस और मॉडल्स का फोल्डर भी हमने क्रिएट कर लिया। अब जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले ये फंक्शन चलेगा। फंक्शन सबसे पहले देखेगा कि कोई टेबल क्रिएट होने वाला है तो वो टेबल क्रिएट करेगा डीबी के अंदर, और उसके बाद फिर हम अपने टू डूज़ को गेट कर सकते हैं थ्रू दिस राउट। और उसमें हमने क्या किया है, हमने जो हमारा टेबल का स्कीमा है जो हमने डिफ़ाइन किया है मॉडल के अंदर यहाँ पे, उसकी मदद से हमने उसको सेलेक्ट किया है उस टेबल को, उसमें से कोई वेयर नहीं लगाया, मतलब हम सारी रोज फेच करना चाहते हैं, और उसको लिस्ट बना के रिटर्न कर दिया इतना। अच्छा, गेट हम तब कर पाएंगे अगर हम क्रिएट कर पाएंगे ना, तो हमें गेट के साथ साथ क्रिएट के भी जो है वो राउट्स डिफ़ाइन करने हैं, ताकि हम डाटा जो है वो क्रिएट भी कर सकें और फर्दर उसकी जो भी चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर सकें। अच्छा, अब नॉर्मली अगर हमें जिस तरह हम मॉडल डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये सारा कोड जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये हम एक कंट्रोलर से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब जो भी ये लॉजिकल कोड है हमारा इसके अंदर इंक्लूडिंग दिस सेशन, वो हम एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं इसके अंदर, और एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और वो फंक्शन फिर हमारा सारा ये लॉजिकल कोड लिखेगा। बट वो हम डिवीजन फर्दर बाद में करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा फाइल्स के अंदर फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन होती हैं कि कोड किस तरह से वर्क कर रहा है। सिर्फ ऐप को रन करने के लिए होगी, ये सारे फंक्शंस भी, ये राउट्स भी सारे हमारे उधर शिफ्ट हो जाएंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा बन गया। थोड़ी सी और जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना अभी, कि हम राउट्स को भी प्रॉपरली मल्टीपल फाइल्स में शिफ्ट कर देंगे, ताकि हमें हमारे पास मल्टीपल मोर डिवाइड हो जाए कोड।
अच्छा, अब हम अगर टू डूज़ तो हमारा सेटअप हो गया है, मतलब गेट वाला फ़्लो, लेकिन अभी हमें क्रिएट करना है टू डूज़ को और फिर उसकी जो बाकी की क्यूरीज़ हैं उनको सेटअप करना है। अच्छा, ऐसा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फास्ट एपीआई विद पाइडेंटिक करके एक राउट है एसक्यूएल मॉडल के अंदर। ये एक्सप्लेन करता है कि जो हमने पाइडेंटिक का मॉडलिंग स्कीमा पढ़ा था जब हम डाटा को फ्रंट एंड से लेना चाहते हैं, क्योंकि क्रिएट करने डाटा तो डेफिनेटली पोस्टमैन से या फ्रंट एंड से स्वैगर वगैरह से डाटा को इनपुट भी लेना है और उस डाटा के ऊपर फिर वैलिडेशन भी करनी है। तो वैलिडेशन करने के लिए हमने पाइडेंटिक का इस्तेमाल किया था कि उसका स्कीमा वैलिडेट होगा तो वो खुद ही हमें रिक्वेस्ट में मिल जाता है, फिर चाहे वो हमने क्यूरी पास की है या बॉडी पैरामीटर पास किया है या पैरामीटर पास किए, वो हम रिसीव कर सकते हैं। सेम उसी स्टाइल में अब हमारे पास चूँकि एसक्यूएल का मॉडल भी है और उसके साथ हमने अपनी फर्दर जो दूसरी एपीआईज हैं क्रिएट वाली, वो चीज़ें भी चलानी हैं। अच्छा, इसने थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़र किया है जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में है कि इसने इवेंट को ऑन स्टार्टअप पे लोड किया है, लेकिन ये फंक्शन जो है ना वो अभी मतलब ख़त्म कर रहा है फास्ट एपीआई। तो इसके अगेंस्ट या तो हम अपने मेन फंक्शन में चलाएं इस टेबल्स की क्रिएशंस को, या फिर उसने एक और एसिंक्रोनस मेथड दिया है लाइफ स्पैन करके, उसके अंदर हम इस कोड को चला सकते हैं, बट फॉर नाउ हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्रिएट वाला फ़्लो चलाएंगे और क्रिएट वाले फ़्लो के अंदर हम क्या करेंगे कि एक क्यूरी पैरामीटर बॉडी पैरामीटर लेंगे, क्रिएट टू डू का फंक्शन, और इसमें हम टू डू लेंगे एज एन इनपुट। अच्छा, अब इसके अंदर फर्दर यानी कि जो हमारे पास ये टू डूज़ का तो हमने मॉडल बनाया है यहाँ पे, इसको वैसे टू डू बोलना चाहिए रेदर देन टू डूज़, क्योंकि ये सिंगल आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। स्कीमा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें फंक्शन बनाया है, हम सेम उसी कीज़ के साथ फ्रंट एंड से भी बॉडी पैरामीटर को अज्यूम कर रहे हैं कि हमें मिलेगा, यानी कि हमने मॉडल एक ही बनाया है टू डूज़ के नाम से, वही हमारा टेबल क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमें मॉडल चाहिए टेबल क्रिएट करने के लिए, मतलब हम वो क्रिएट टेबल वाली क्यूरी नहीं चलाते मैन्युअली, हम मॉडल से खेलते हैं। तो हमने मॉडल यहाँ पे डिफ़ाइन किया, उसी मॉडल को हमने अब एज एन पैरामीटर रिसीव करने के लिए भी रिसीव किए, मतलब बॉडी पैरामीटर जो हम पहले पाइडेंटिक के साथ कर रहे थे उसी को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए। अच्छा, जब हम कर लेंगे फिर डेफिनेटली हमें सेशन क्रिएट करना है। अच्छा, सेशन क्रिएट करके सेशन के साथ अब हमने ये हमारा जो भी फ्रंट एंड से डाटा आ रहा है वो वैलिडेट भी हो चुका है, क्योंकि हमने इसको टू डू के मॉडल के साथ वैलिडेट किया है। इसको सिंपली हम कमिट कर सकते हैं, मतलब हम इसको पोस्ट कर सकते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर जो भी हमारा फ्रंट एंड से डाटा रिसीव होगा। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास है सेशन डॉट ऐड का फंक्शन, और उसके अंदर हम सिंपली ये टू डू ऐड करेंगे, फिर सेशन डॉट कमिट चलाएंगे, मतलब जो हम ये डाटा ऐड कर रहे हैं इसको कमिट कर दो, डीबी में पेस्ट कर दो, और फिर हम सेशन डॉट रिफ्रेश करेंगे कि जो भी आपने डाटा ऐड किया है टू डू वाले के साथ उसको रिफ़्रेश कर दो, और फिर यानी कि जो भी डीबी से हमें डाटा रिसीव होगा वो अपडेट कर दो डाटा रिटर्न कर लो करने के लिए। तो सिंपली जो डाटा हमें इनपुट आया वो भी रिटर्न कर सकते हैं, या हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे
कोई सेकंड ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, जैसे मैसेज, स्टेटस, स्टेटस डाल दें कोई ट्रू 100 फॉर एग्जाम्पल। सही है। ये हमने जिस तरह हमने गेट करने के लिए क्या किया था कि हमने सेलेक्ट किया था टेबल में से, फिर सेशन को एग्जीक्यूट कर दिया था उस स्टेटमेंट को। अभी हम क्या कर रहे हैं, सेशन डॉट ऐड, कि हमें सेशन को यूज़ करते हुए ये डेटाबेस में टू डू ऐड करना है, फिर उसको कमिट करना है और फिर अपने सेशन वगैरह को रिफ़्रेश करना है। ये हमने थोड़ा सा यानी कि अपना यहाँ पे फ़्लो इसका सेटअप चेंज किया। हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरह हम सेलेक्ट का फंक्शन यूज़ कर रहे थे, तो इसका एक सेपरेटली ऐड का फंक्शन है, वो यूज़ कर सकते हैं, फिर उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोनों वेज हमारे पास हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास टेबल क्रिएट भी हो गया हमारे पास, और सॉरी डाटा क्रिएट हो रहा है, डाटा को हम गेट कर पा रहे हैं। अब दूसरे राउट भी हम डिफ़ाइन कर देते हैं, फिर कोड को रन करने की उसके बाद कोशिश करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डिलीट डाटा, अपडेट डाटा विद फास्ट एपीआई। अच्छा, अपडेट के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि अब चूँकि अपडेट के अंदर तो हमारे पास कम कीज़ हम अपडेट करना मतलब वो ऑप्शनल कर सकते हैं, वो कीज़ हमें रिक्वायर्ड है या नहीं। तो सेम अगर हम मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि उतनी ही की दोबारा बॉडी पैरामीटर में हम एक्सपेक्ट करेंगे फ्रंट एंड से। लेकिन जब अपडेट करना होता है तो सारी कीज़ ऑप्शनल होती हैं, मतलब कोई मर्जी कीज़ एक अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। देखो, हमने शायद टेबल प्लस में जब लास्ट टाइम किया था ना, अच्छा, जैसे हमने लास्ट टाइम यहाँ पे कोई भी क्यूरीज डिफाइन करते थे एसक्यूएल में, जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र। अच्छा, ये क्यूरी लिखने के बाद, मतलब ये वाली क्यूरी, यहाँ पे हमारे पास रन करने का ऑप्शन आता है कि मैं इसको रन करना चाहता हूँ, सेलेक्ट जो भी हमारा टेबल है उसके अंदर से। अच्छा, ये एक्चुअली क्या करता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ना कि रन करंट, एक्चुअली ये कमिट कर रहा है। मतलब मैं अपना जो मैंने काम किया है, जो एसक्यूएल की मैंने क्यूरी यहाँ पे डिफाइन की है, मैं उसको कमिट कर रहा हूँ। मतलब मैं उसको कह रहा हूँ कि इसको रन कर दो, ये फाइनल है मेरा डिसीजन। तो नॉर्मली 3-4 काम करने के बाद, यानी कि 3-4 क्यूरीज डिफाइन करने के बाद हम एक कमिट करते हैं, तो वो 1 बाय 1 पहला चलाएगा, दूसरा चलाएगा, तीसरा चलाएगा। जब सारे रन कर देगा फिर हमें रिजल्ट शो करेगा। तो कमिट का मतलब ये है कि मैंने जो ऊपर कमांड लिखी है मैं इसको कमिट कर रहा हूँ, इसको आप एग्जीक्यूट कर दो। तो जिस तरह एग्जेक की कमांड है वो सेम उसी तरह कमिट की कमांड चलती है हमारे पास। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हम अपडेट का राउट बनाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को हम अपडेट करना चाहते हैं, एक अपडेट का राउट बना लेते हैं यहाँ पे। अब अपडेट के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं टू डू बॉडी पैरामीटर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उसका जो मॉडल है वो भी टू डू है, तो अब टू डू मॉडल के अंदर क्या है कि इसमें सारी कीज़ हैं। तो अगर ये वाली कीज़ अब फ्रंट एंड से नहीं आएंगी तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, हम इसको मतलब रिजेक्ट कर देंगे रिक्वेस्ट को। लेकिन टेक्निकली अपडेट की रिक्वेस्ट के अंदर कोई एक की भी हो सकती है, तो यानी कि सारी कीज़ हमने डिफाइन करनी है। तो
कहने का मकसद ये है कि हम इसका सेपरेट मॉडल बनाना चाहिए हमें। अगर हम सेम मॉडल के साथ चलेंगे तो उसमें हमें मतलब लिमिटेशन रहेंगी कि सारा डाटा फ्रंट एंड से हमें रिसीव करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन वो हमें ये दे रहा है कि आप रेदर देन इसका जो है वो सेम मॉडल डिफाइन करें, जो भी आपका बेस मॉडल है उसी को यूज़ करें। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसका एक सेपरेट मॉडल हम रख लें। अच्छा, इसके अंदर भी उसने क्या किया कि सबसे पहले, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करूँ समझने के लिए, सबसे पहले उसने बेस मॉडल बनाया है, सही है। उसके अंदर नेम, सीक्रेट नेम, एज, जो उसकी कीज़ थी वो उसने रख दी हैं जो कि सबके अंदर होनी है। अच्छा, अब गेट करने वाला अगर उसने या मतलब टेबल क्रिएट करने, इसमें टेबल को ट्रू नहीं किया, ये सिंपल यानी कि एक पाइडेंटिक का मॉडल है, समझो ऐसे बोलो। अब इसमें इसने बेस को यूज़ करते हुए टेबल को ट्रू किया कि मैं टेबल को क्रिएट करना चाह रहा हूँ और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा, अब जब ये बेस के साथ इसको इनहेरेंट कर रहा है तो टेक्निकली ये तीनों कीज़ तो इसके पास आ रही हैं, प्लस एक जो ये अपनी की बना रहा है ये भी उसके पास आ गई है। अच्छा, उसके बाद टेबल ट्रू कर दिया, मीन टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारा। इसी तरह अब अपडेट के अंदर उसने एसक्यूएल मॉडल को यूज़ करते हुए तीनों कीज़ ले ली और लेकिन तीनों को क्या मार्क कर दिया, ऑप्शनल। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये वाला जो हमारा हीरो अपडेट वाला मॉडल है वो हमारे क्रिएट वाले मॉडल से डिफरेंट बन गया है। इसमें जस्ट हम क्या कर रहे हैं, तीनों कीज़ जो जो हमारी कीज़ हैं उनको ऑप्शनल सेट करके इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही। अच्छा, जब हम अपडेट करेंगे अपनी क्यूरी वाली, अपडेट वाली क्यूरी चलाएंगे ये वाली, अच्छा इसके अंदर एक तो वो इंटीजर हीरो आईडी वो सेपरेटली कंसीडर कर रहा है, रिसीव करेगा, एंड देन जो हीरो अपडेट है उसको वो सेपरेटली यानी कि गेट करने की कोशिश करेगा, जो भी उसका मॉडल है, यानी कि इसमें वो सेपरेटली हम डाटा रिसीव करेंगे। और जिससे वो सेशन से डाटा गेट कर रहा है वो उसका पुराने वाला ही है, यानी कि जिसके अंदर होल हम सेव कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम इसको कोड में शिफ्ट करें तो हम इसको कैसे बनाएंगे मॉडल के अंदर। अच्छा, एक हमारा मॉडल ये है, ये हमारा ऐसे ही मॉडल चलता रहे। उसके बाद हम एक और सेपरेट मॉडल बना लेंगे और इसको हम बोलेंगे अपडेट टू डू, और उसमें आईडी नहीं होगी, ये चीज़ें होंगी। अब इसको हम या तो ऐसे नन मार्क करके ऑप्शनल सेट कर सकते हैं या ऑप्शनल का पैरामीटर कर सकते हैं। तो मैंने इसको बोल दिया कि या स्ट्रिंग की इंटीजर बूलियन होगी या ये वैल्यू नन हो सकती हैं। अच्छा, अब ये अपडेट का एक सेपरेटली हमारे पास मॉडल बन गया है और टू डू का हमारे पास सेपरेटली मॉडल बन गया। इसको अब हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे जहाँ पे हमने अपना बाकी मॉडल इंपोर्ट किया था टू डू वाला, अपडेट टू डू। अब इसके अंदर यहाँ पे जहाँ पे हम अपडेट वाला क्यूरी चलाने लगे हैं पुट वाली, वहाँ पे अब मॉडल टू डू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी डाटा टाइप चेंज हो गई है। अब उसकी अपडेट टू डू टाइप है क्योंकि उसमें चीज़ें क्या हैं, ऑप्शनल बना दी हैं हमने। दूसरी उसके अंदर हम एक और टू डू के साथ एक और की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसको हम क्या लिखेंगे, मे बी उसकी आईडी डिफाइन कर दें, या उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं अपने जो भी हमारा बॉडी पैरामीटर चल रहा है उसके अंदर हम डाल दें, सॉरी पाथ पैरामीटर में रिसीव कर लें आईडी को, या फिर अगर हमने बॉडी में रिसीव करना है वो भी हम कर सकते थे। अच्छा, अब आईडी किस टू डू को अपडेट करना है, देन उसमें से जो भी की आएगी, एक की आ जाएगी, दो कीज़ आ जाएंगी, वो हमने रिसीव यहाँ पे कर ली। अब बाद में इसी तरह हम सेशन बना लेंगे यहाँ पे, और उस सेशन के अंदर हम अपनी डीबी को अपडेट करेंगे। अभी तो डाटा जो हमने रिसीव किया है वो फ्रंट एंड से रिसीव किया है अपने इस राउट के अंदर,
अब यहाँ से हमें अपनी डीबी को अपडेट करना है। डीबी कैसे अपडेट होगी, उसके लिए हमें अपडेट की क्यूरी चलानी है। और अपडेट की क्यूरी क्या है कि तो सेशन हमने कॉपी कर लिया था। अच्छा, अपडेट करने के लिए पहले हमें चेक करना है कि वो वाला सेशन वाकई में हमारे पास है या नहीं। तो हम सिंपली क्या कमांड चला देंगे कि टू डू और ये वाली आईडी पास कर देंगे। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, गेट करके लेके आएगा टू डू इस आईडी के अगेंस्ट। अगर उसको मिलता है तो हमारे पास यहाँ पे डीबी टू डू बन जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास वो वाला सेशन से मतलब डेटाबेस से हमारे पास एक रो आ गई है जो इसके अंदर पड़ी है। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास ये एग्जिस्ट करती है फिर ही हम इसको अपडेट करेंगे ना। अगर एक टेबल में डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ये डीबी में डाटा एग्जिस्ट करता है तो इसको अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास है अपडेट की क्यूरी। अच्छा, अब हमने इसमें किया क्या है कि अगर हमने सबसे पहले चेक किया है कि उस आईडी के अगेंस्ट जिस आईडी के अगेंस्ट हम गेट करना चाह रहे हैं टू डू वो गेट करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम HTTP की एक्सेप्शन रेज करेंगे कि ये वाला डेटाबेस के अंदर रो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसमें हम बोल देंगे कि टू डू नॉट फाउंड, वो वाला टू डू हमें नहीं मिला है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर वो मिल जाता है टू डू में से, अगर हम वो मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा, अगर वो मिल जाता है तो हम SQL के मॉडल अपडेट वाला बोलेंगे कि हम अब ये जो डाटा है हमारा जो हम डेटाबेस से डंप रिसीव कर रहे हैं इसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं ताकि अब जब ये नेक्स्ट टू डू गेट करेगा, यानी कि जो हम डीबी से टू डू गेट कर रहे हैं उसके अंदर से वो देखेगा कि जोन सी की हमने अपडेट करनी थी इसके अंदर, ये वाले टू डू के अंदर जो जो कीज़ हमने अपडेट करनी थी वो उनको सिर्फ अपडेट करेगा। यानी कि ये वाला जो टू डू है वो हम फ्रंट एंड से रिसीव कर रहे हैं पोस्टमैन से, और ये वाला जो टू डू है टू डू डीबी टू डू ये हम डेटाबेस से रिसीव कर रहे हैं। तो हम चेक कर रहे हैं कि दोनों में से कौन सी ऐसी कीज़ हैं जो अपडेट हुई हैं। तो वो अपडेट होने के बाद हमारे पास फाइनल जो भी डेटाबेस मतलब जो टेबल में से जो डाटा बचेगा जो अपडेट होना है वो करने के बाद हमने सिंपली उसको कमिट कर दिया कि अब ये जो डाटा में चेंज आया है न्यू उसको ऐड कर दो, कमिट कर दो और रिफ़्रेश कर दो डेटाबेस को ताकि हमारे पास लेटेस्ट जो है वो डाटा रिसीव हो जाए। अच्छा, अब इसको हम जब रन करेंगे फिर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा हम कोड कंप्लीट कर लें फिर उसको रन करके उसकी फिर सारी एरर्स वगैरह फिक्स कर लेंगे या टेस्टिंग कर लेंगे एक दफ़ा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट डाटा विद फास्ट API। अच्छा, डिलीट डाटा में क्या है, सिंपली सेम ही हम ऐसे ही डाटा को गेट करेंगे। अगर हमें नहीं मिलता तो हम एक्सेप्शन रेज करेंगे कि हमें नहीं मिला, और अगर मिल जाता है सिंपली वो डाटा हम सेशन डॉट डिलीट की क्यूरी चला के उसको डिलीट कर देंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक और नया राउट बनाएंगे ऐप डॉट डिलीट, और उसके अंदर उसका पाथ क्या होगा,
डिलीट टू डू, और हमारे पास जो है फंक्शन बनेगा रीड अंडरस्कोर टू डू। अच्छा, अब जिस टू डू को डिलीट करना है वो वाली आईडी हमने रिसीव करनी है। अब अगर तो कोई इंटीजर वैल्यू है तो हम इधर ही इसका डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोई इंट वैल्यू हमें रिसीव होगी उसकी बॉडी पैरामीटर के अंदर आईडी के नाम से। या सेकंड वे ये है, जैसे हमने पहले पाथ पैरामीटर्स रिसीव किए, इसी तरह हम इसका पाथ पैरामीटर रिसीव करना है जिस भी टू डू को हमें डिलीट करना है। अच्छा, उसके बाद हमें सेशन बनाना है, और सेम जिस तरह हमने अपडेट के अंदर चेक किया है, अगर हमारे पास टू डू रिसीव हो जाता है अच्छा जी, अगर टू डू जो हम गेट करना चाह रहे हैं ये अगर रिसीव हो जाता है तो इसको हम बोल देते हैं टू डू आईडी। सही है। अच्छा, ये टू डू आईडी हमने रिसीव कर ली, उसको हमने बोला कि इसको गेट करो टू डू को इस आईडी के अगेंस्ट। अगर वो मिल जाता है टू डू डीबी में से, इन केस अगर नहीं मिलता तो आप बोल दो कि वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। इन केस अगर वो मिल जाता है तो हमने क्या करना है, सेशन डॉट हमने डीबी टू डू को डिलीट कर देना है, फिर सेशन को कमिट करना है, सेशन को रिफ़्रेश करेंगे और रिटर्न कर देंगे स्टेटस और मैसेज जो हमने फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है। तो अब हमने हमारी चारों क्यूरीज पूरी हो गई हैं। डाटा को डिलीट करना, ऐड करना, अपडेट करना। अब हम रन करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारे एरर्स आएंगे, उसको फिर हम फिक्स करते हैं। अच्छा, हमने रन करने के लिए कमांड यूज़ करेंगे पोल्ट्री रन डेव। DBURI वाला ENV शायद उसे नहीं मिल रहा। अब कनेक्शन स्ट्रिंग उसको मिल रही है और हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया। मिस्टेक मैंने क्या की थी कि ये वाली लाइन को ना DB वाली को लोड ENV से पहले इंपोर्ट कर दिया था। अच्छा, अब जैसे ये वाली फ़ाइल इंपोर्ट होगी क्रिएट टेबल वाली तो वो ये चला देगा। अभी लेट्स सपोज अगर मैं इसको फर्स्ट लाइन पे चला देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इसको जैसे हमने तो पे अभी मैंने रखा था इसको, जब मैं इसको शुरू में चलाऊंगा तो ये जब जैसे फाइल इंपोर्ट होती है ना वो एग्जीक्यूट भी हो जाती है। तो जैसे वो एग्जीक्यूट होगी तो लोड ENV तो बाद में चल रहा है, तो जब फंक्शन वो बाद में चल रहा है और आपने वो फाइल को पहले चला दिया तो आपको ENV नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली लाइन आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर फिर ये चलानी है ताकि कोई भी काम होने से पहले आपका ENV लोड हो जाए। तो इसलिए मैंने अपने मॉडल्स भी और कन्फिग्रेशंस भी टेबल ये नीचे शिफ्ट कर दी हैं लाइंस, और लोड ENV को टॉप पे रख दिया। तो अब प्रिंट के अंदर ये देखें आपको ये मिल भी रहा है और वो कनेक्शन भी उसका सक्सेसफुली बन रहा है। अच्छा, अब अगर हम अपने इधर जाते हैं, लोकल होस्ट 8080 लिखते हैं, डॉग्स 8080 पे चला है या हाँ 8080 पे चल रहा है। तो हमारे पास ये चारों ऑप्शन भी आ गए हैं और स्कीमास भी आ रहे हैं, यानी कि टू डूज़ का अपडेट, टू डूज़ का जो भी वैलिडेशंस हमने की हैं उसके ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। अच्छा, गेट टू डूज़ का ये हमने पहले से बनाया था। अपडेट टू डूज़ के अंदर उसको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इज़ कम्प्लीटेड चाहिए, और क्रिएट टू डूज़ के अंदर उसको ये सारे पैरामीटर्स चाहिए,
और डिलीट टू डूज़ के अंदर उसको टू डू की आईडी चाहिए और हमें फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट टू डू चलाते हैं, ट्राई इट नाउ। अच्छा, उसका वन ऑप्शन देंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है तो टाइटल में भी डिस्क्रिप्शन को क्या हमने इंटीजर सेट किया है, वो हमने इंटीजर सेट कर दिया। चलो अभी के लिए कोई वैल्यू देते हैं और इज़ कम्प्लीटेड ट्रू है तो उसको हम ट्रू नहीं, डेफिनेटली अभी हमने इसको फॉल्स सेट करना है क्योंकि अभी ट्रू नहीं है ये ऑप्शन ना। एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छा टू डू क्रिएटेड सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आया। वैसे एरर ना आए कोड में मज़ा नहीं आता ना, तो ये पहली दफ़ा ही चल गया है, चलो अच्छी बात है। अच्छा अब अच्छा ये चल तो गया, अब समझ आइए ना क्रिएट वाला कैसे चल रहा है। सबसे पहले हमने क्रिएट वाला देखते हैं। अब चूंकि ये चला भी लिया हमने तो एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले इसने टू डू वाला मॉडल को एज एन बॉडी पैरामीटर रिसीव करने के लिए कंडीशन लगा दी। अगर ये वाली चीज़ हम नहीं देंगे तो वो क्या होगा, मतलब अगर हम इनमें से कोई एक भी की पास नहीं करते, ये चीज़ें हमने जब फास्ट एपीआई के पैरामीटर पढ़ रहे थे ना तब डिस्कस की थी। अगर हम वो नहीं देते तो वो एरर थ्रो करता है कि आपने ये वाली की नहीं दी मुझे। तो ये वाला जो कॉलन लगा के मॉडल डिफाइन करना, इसका मकसद है इनपुट डाटा की वैलिडेशन, वो ये कर रहा है। उसके बाद हम सेशन बना रहे हैं। ये हमने देखा था कि हर रिक्वेस्ट का सेशन हम डाटाबेस के साथ सेपरेटली क्रिएट करेंगे ताकि ओवरहेड ना बने। अगर एक ही सेशन में सारी रिक्वेस्टें करते जाएंगे ना तो आपकी डेटाबेस स्टक हो जाएगी। तो हम मतलब अपनी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी डेटाबेस ऑलवेज अलाइव रहेगी। जब सेशन ओपन होता है ना उसका मतलब ये होता है कि अब कोई रिक्वेस्ट होने लगी है। तो अगर आपने एक दफ़ा सेशन ऑन कर दिया, उसी में सारी रिक्वेस्टों का वेट करेंगे तो आपकी डेटाबेस ऑलवेज अनहेल्थी सिचुएशन में रहेगी कि कोई रिक्वेस्टें हो रही हैं और वो अभी हुई नहीं। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि हम हर एक रिक्वेस्ट में सेपरेट सेशन बनाते हैं। तो इसलिए विद सेशन उसमें हम कनेक्शन दे दिया हमने और एज सेशन करके हमने उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। फिर हमने क्या किया, सेशन डॉट ऐड, उसमें डाटा को ऐड करो जो फ्रंट एंड से इनपुट आए। समझ नहीं आई बात। वो भी कर सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा सिंपल सिंटैक्स है, मतलब एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो उसका फंक्शन है। अब उसका जो भी आंसर आ रहा है, अगर कनेक्शन सक्सेसफुली बन रहा है तो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर सक्सेसफुली कनेक्शन नहीं बन रहा, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो विद है ना, इस विद क्या करता है, ये दो काम करता है। एक इसने ये फंक्शन को चलाना है, ये वाले फंक्शन को, ये सेशन एक फंक्शन है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एसक्यूएल मॉडल की लाइब्रेरी से, इसने इसको चलाना है। अब अगर कनेक्शन सक्सेसफुली बन जाता है, सही है, मतलब उसका कनेक्शन बन जाता है अगर, और वो सेशन में के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, जैसे ही हम रिटर्न लगाएंगे ना, विद का काम ये है कि रिटर्न लगाते ही इस सेशन को क्लोज कर देना। एग्जिट की स्टेट भी ये इंटरनली खुद मैनेज करता है। इसलिए हम विद सेशन, यानी कि ये जो फंक्शन है इसको डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, वो कनेक्शन तो बना देगा, फिर हमें सेशन को खुद क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम विद से कर लें तो फिर सेशन हमें खुद क्लोज नहीं करना पड़ता। समझ आ रही है? तो अगर हम एक सेशन बनाते हैं और हर सेशन, अगर लेट्स सपोज अगर मैं इस विद के बगैर कर लेता हूँ तो हम जो भी इसका आंसर आएगा, मैं अगर थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए करूँ तो मैं कहूँगी इसको हम ऐसे नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं कि हम जो है ना वो यहाँ पे सेशन ऐसे कर लेते हैं, ये कर देगा सेशन। अब सेशन बन गया, चूंकि इसको चलाया तो सेशन बन गया ना। अब इसमें अगर एरर आएगा वो भी मैंने खुद टैकल करना है।
इसकी जब ये सारे काम हो जाएंगे, सेशन को क्लोज भी फिर मैंने खुद करना है ऐसे, यानी कि सेशन भी मैंने खुद बनाया, क्लोज भी मैंने खुद किया। अब इसके अंदर एरर आने के लिए हमें वो मतलब एरर हैंडलिंग भी खुद करनी पड़ेगी। विद ये तीनों काम हमारे लिए कर देता है, यानी कि एरर हैंडलिंग भी खुद टैकल कर ले, सेशन भी खुद बना के दे रहा है, सेशन को क्लोज भी खुद कर रहा है। तो तीनों कामों की जिम्मेदारी विद पे चली जाती है। इसलिए हम विद के साथ फंक्शन एज उसका वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। उसको कैसे पता लगता है? जैसे रिटर्न होगा उसको समझ आ जाए कि अब सेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सेशन डॉट क्लोज बैकग्राउंड में चला देगा। सही। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे थे क्रिएट टू डू को। अच्छा, विद सेशन, अब ये विद और सेशन की समझ आ गई ना। अगर हम ये नहीं करेंगे, हमें तीन काम करने हैं। सेशन को क्रिएट करना है उसके फंक्शन को यूज़ करके, सेशन की एरर हैंडलिंग करनी है अगर इन केस अगर कोई सेशन में एरर आता है, और तीसरा हमें सेशन को क्लोज करना है। ये काम तीनों काम विद की एक कीवर्ड कर लेता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जब कोई हमें फाइल को मतलब मॉडिफाई करना होता है, फाइल क्रिएट करें, कोई भी ऐसा काम करना होता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, या कोई एक फंक्शन चलेगा, उसका आंसर आएगा, फिर जब वो काम होने के बाद उस पर्टिकुलर फंक्शन का कोई क्लोज मेथड चलाना है, तो ये सारे काम विद खुद टैकल करता है। एक ही लाइन से ये तीनों काम करते हैं। किधर? यहाँ पे हम सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न से उसको समझ में आ जाती है कि अगर ये इसका काम जो इसने करने थे वो कर लिए, अभी ये चूंकि डाटा रिटर्न कर रहा है तो अब मैं सेशन को क्लोज कर दूं, तो बैकग्राउंड में वो सेशन को क्लोज कर देते हैं। डाटा हमारा क्रिएट हो रहा है, इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। सही है। मोस्ट प्रोबेबली वहां पे हमारे पास इसमें अटेंड क्लास करके जो मैंने टू डू बनाया था वो आ रहा है, उसकी वैल्यू फॉल्स आ रही है। जो चीज़ें थी वो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। सही है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन के डाटा क्रिएट कैसे हो रहा है? अब गेट वाला शायद हमने पहले से किया हुआ था काम, वो तो एज यूजुअल चल जाना चाहिए। एग्जीक्यूट ये आ रहा है हमारे पास। सही है। आप लोगों ने, मैंने मिस्टेक की है, डिस्क्रिप्शन को इंटीजर सेट किया, आप लोगों ने इसको स्ट्रिंग सेट करना है। मॉडल में मुझसे गलती हो गई थी। अच्छा, अब इस कंप्लीटेड फॉल्स है, आईडी 0 टाइटल, जैसे मैंने अटेंड क्लास करनी है, मैंने एक टाइटल बना लिया। टू डू एप्लीकेशन का पता है ना क्या होती है? हम छोटे छोटे अलर्ट्स बना लेते हैं अपने के लिए, मैंने ये आज करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, फिर वो जब हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं ये कंप्लीट हो गया ऐसे। तो अब उसकी ऐप अगर बनानी है तो उसमें हमें लिस्ट चाहिए, जो जो चीज़ें हैं वो हमारे पास यहाँ से आ रही है, और फिर हमें मतलब नए टू डूज बनाने हैं, किसी टू डू को डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो वाले एक्शंस हमारे परफॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, अब एक और टू डू अगर हम क्रिएट करते हैं यहाँ से, तो उससे क्या होगा कि मे बी बैकएंड मुश्किल है नहीं, एक्चुअली इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अब कुछ ही लोगों को ना मतलब डिज़ाइन बनाना बहुत मुश्किल लगता है। जैसे मुझे मतलब मुझे डिज़ाइन में इतना मज़ा नहीं आता करने में। मेरा दिल होता है कि कोई डिज़ाइन मुझे करके दे दे, बाकी के काम मैं खुद कर लूँगा। मतलब कर लेता हूँ डिज़ाइन, लेकिन थोड़ा सा ना वो लगता है कि ऐसे लगता है कि स्टैटिक सा काम कर रहे हैं, बच्चों वाला काम। मतलब पैडिंग लगा दें, मार्जिन लगा दें, पता ही है कि ऐसे पैडिंग लगती है, मार्जिन लगती है, बार बार वही काम करी जाएँ। अब जो बैकएंड है इसमें दिमाग लगता है कि इसमें सारा माइंड की गेम है कि ये डाटा आ रहा है, और डाटाबेस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का गेम होती है वो डाटाबेस का डिज़ाइन होता है कि स्कीमा क्या बनाना है, कीज़ कौन सी रखनी है, वो कीज़ फिर किस तरह से अपडेट होंगी, कैसे ऐड होंगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइंड कंज्यूम होता है, आपकी लॉजिकल स्किल्स का पता लगता है कि आप कितने लॉजिकल हो। तो
अब कई लोगों को बैकएंड पे ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है, इसलिए वो बैकएंड के प्रो डेवलपर बन जाते हैं, इनके लिए उनको बैकएंड डेवलपर कहते हैं। और कुछ लोगों का फ्रंट एंड में ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है, डिज़ाइन बनाने में, एपीआई इंटीग्रेशंस में, इसलिए उनको हम फ्रंट एंड इंजीनियर्स बोलते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर। और अगर जिसका दोनों में इक्वलेंट हो उसको हम फुल स्टैक बोल देते हैं। बट आइडिया ये है कि दो सारे काम आने चाहिए। अल्टीमेट देखो, हम फ्यूचर के अंदर सारे काम खुद नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब हम बैक एंड भी कर रहे हैं, फ्रंट एंड भी कर रहे हैं, डीबी ये वो, मतलब ये सुनने की हद तक ठीक है और कंसेप्ट की हद तक ठीक है, एआई की इंटीग्रेशन चीज़ें, मतलब लेकिन एक एप्लीकेशन जब बनती है वो बहुत साइज़ की होती है, वो सालों में बनती है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है ना, और उसमें सारा काम खुद नहीं किया जा सकता, ऐसे तो फिर 10 साल लगेंगे। एक साल में एक सॉफ्टवेयर का हमने उसको एस्टिमेट किया, वो एक साल में बनेगा, एक साल में बनेगा अगर उस पर 10 डेवलपर काम करते हैं या 5 डेवलपर काम करते हैं। अगर एक ही सब कुछ करेगा तो वो तो फिर 10 साल में बनेगा, तो इतना टाइम नहीं होता। तो हमें मल्टीपल रिसोर्सेज यानी कि टीम में काम करना पड़ता है। अब टीम में ज़ाहिर सी बात है, आप किसी एक जगह पे काम कर रहे होंगे, तो अब जिस जगह पे आप काम कर रहे होंगे वहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज ज़्यादा बन जाएंगी। नॉलेज आपको सारा ही है कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन चूंकि आप एक जगह पे काम करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं तो आपकी उसमें एक्सपर्टीज ज़्यादा बनती जा रही है। कोई फ्रंट एंड पकड़ लेगा, कोई बैक एंड पकड़ लेगा, कोई एपीआई इंटीग्रेशन पकड़ लेगा, फिर उस तरह से एडजस्टमेंट हो जाती है। नहीं, अभी वो एक्चुअली वो मैं चाह रहा हूँ कि हम अभी ये आज ये हमारा ख़त्म हो गया ना अब CRUD एप्लीकेशन बनाना, तो बाकी तो हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें, अभी कोई प्रोजेक्ट पकड़ के उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो हो रहा सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि अब हम डोकर को पढ़ेंगे अब यहाँ पे ना, कि क्या मतलब है इसको, डोकर कंटेनराइज चीज़ें जो भी हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वो कोशिश करेंगे इधर कवर करें, क्योंकि वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटा सा कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आप इजीली उसको हैंडल कर लेंगे, तो इतना चैलेंज नहीं है वो। उसका 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 एक यूआरएल बनेगा ना, एक आईपी होगा, डोमेन उसके साथ अटैच करेंगे। हाँ, डोकर की इमेज को हमने डोमेन से अटैच करना है, एपीआई सर्च कर रहे हैं। वो एक लंबी स्टोरी है, अभी इन शॉर्ट इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी आपको, जब हम करेंगे ना फिर और आइडिया हो जाएगा। कुछ आपने ऑनलाइन देखा है, कुछ दोबारा करेंगे, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, 2 हमने क्रिएट कर लिए हैं, 2 को फैच करें तो हमारे पास दोनों आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने करना है डिलीट वाला। अच्छा, डिलीट वाले में सिंपली हमने क्या किया था, आईडी देनी है जिसको डिलीट करना है, तो हम ट्राई इट आउट और आईडी पास कर देते हैं, मे बी 1 वाला हम कहते हैं जी डिलीट कर दो। एरर आया है, अच्छा जी, हमें सेशन भी पास करना था रिफ्रेश करने के लिए। अच्छा जी, डीबी में से वो उसको नहीं मिला टू डू, टेक्निकली तो मिलना चाहिए। टू डू आईडी मैं कोड पुश कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करें, मैं इसको साथ में टेस्ट कर रहा हूँ। ये क्या करता है, क्योंकि अगर हम किसी नेस्टेड पेज में भी होना, मतलब लेट्स सपोज किसी नेस्टेड फोल्डर में भी हैं, टू डूज के फोल्डर में, तो ये अगर कोई इसके रूट वाली फाइल में कोई चेंज आया है, तो अगर हम वैसे करेंगे डॉट वाला तो वो सिर्फ उस फोल्डर उसके नेस्टेड में देखेगा, अगर ऐड करेंगे तो वो पूरी गिट की रिपोजिटरी में चेंजेस को देखेगा। अपने चाइल्ड को, करंट फोल्डर उसके चाइल्ड को, तो सम टाइम हमारा फोल्डर जो है ना वो मतलब टर्मिनल वो सब फोल्डर्स में खुला होता है,
तो अगर वहाँ से मैं डॉट लगाऊंगा तो उससे नेस्टेड में वो देखेगा, उससे रूट में नहीं देखेगा। तो इसलिए ए जो है वो ये कन्फ्यूजन ख़त्म कर देता है, इसलिए हम ए यूज़ करते हैं हमेशा। डिलीट हो चुका था, हम 1 ढूंढते फिर रहे हैं, डेटाबेस में है ही 1। अच्छा जी, अब ऐड करेंगे, कोई भी नहीं है। गेट के अंदर एक क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, आईडी 0 के ऊपर क्रिएट हो गया है। एक और क्रिएट कर लें आईडी 1 पे। अच्छा, यहाँ पे अब हम 0 वाला डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो रहा है सक्सेसफुली। डेटाबेस में भी चेक कर लें, डिलीट हो जाना चाहिए अब। अच्छा, उसके बाद अपडेट वाला चेक कर लें अब। अच्छा जी, एक दफ़ा टेस्ट मैंने कर लिया है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं अब। लाइक दोबारा से एक दफ़ा टेस्टिंग कर लेते हैं सामने आपके। अच्छा, सबसे पहले टू डूज़ गेट करते हैं। हमारे पास इस वक्त 2 आ रहे हैं, एक की आईडी 0 है और एक की आईडी 1 है। अच्छा, एक और ऐड कर लेते हैं जिसकी आईडी है 2 और मे बी अच्छा, उसके बाद कोई भी नंबर दे देते हैं, इट डज़ंट मैटर, इसकी वैल्यू को ट्रू रखते हैं। क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। दोबारा गेट करेंगे तो 3 आने चाहिए हमारे पास, तीनों आ रहे हैं। और अब हमने अपडेट करना है, जो 1 वाला था उसको ही कर लेते हैं। जो है इसकी वैल्यू पहले थी हैव टू गो फॉर क्लास, इसको चेंज कर सकते हैं एनीथिंग, और बाकी वैल्यू सेम हैं। कंप्लीटेड को ट्रू फॉल्स करना है वो हम सेट कर सकते हैं। अपडेट हो गया सक्सेसफुली। अब गेट में दोबारा चलाएंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास एनीथिंग आना चाहिए। तो एनीथिंग आ रहा है 1 आईडी वाली पे। तो ऐड भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है और गेट भी हो रहा है।
अब डिलीट वाली को टेस्ट कर लें। अच्छा, 1 वाले को हमने डिलीट किया है और वो डिलीट भी हो चुका है। तो इसका मतलब कि हमारे जो चारों ऑपरेशंस थे वो CRUD वाले कंप्लीट हो गए। एक हमने टू डू ऐप बनाया है APIs के साथ, जो SQL मॉडल को यूज़ करते हुए पोस्टग्रेस की डेटाबेस के अंदर चारों CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। सही है। अब आप लोग इसकी ये सेम अपने पास क्लोन कर लें। एक दफ़ा आप लोगों के पास भी ये सारे ऑपरेशंस चलने चाहिए और कोड एक दफ़ा देख लें, कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं 5 मिनट की ब्रेक के बाद। CSV API बना के भी कर सकते हैं, फिर उसके लिए और काम करना पड़ेगा। लाइक हमें सारी ट्रांजैक्शंस का गेट कर लिया, फिर उसकी हम CSV फाइल खुद क्रिएट करेंगे पाइथन के साथ और उसमें वो डाटा इंसर्ट करेंगे, फिर वो फाइल को हम रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे। सेकंड ऑप्शन है ये टेबल प्लस जैसा टूल ना, इसके अंदर आके हम सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करें ना अगर, तो वो हमें दे रहा होता है CSV। तो यहाँ पे ऑल फील्ड CSV इसको एक्सपोर्ट करोगे तो वो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। आइडिया नहीं है, मतलब आप दो चीज़ें बोल रहे हो ना। अब जैसे आपने बोला कि CSV चाहिए, तो ये हमें जो भी डाटा उसका है उसकी CSV मिल गई है। अब अगर आप पाइथन मतलब फास्ट API के थ्रू करना चाह रहे हैं काम, या किसी भी टूल को यूज़ करके API के साथ, तो मैं कह रहा हूँ उसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा। लेट्स सपोज एक और राउट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, उसका नाम हम रखेंगे ऐप मे बी गेट के साथ, और उसमें हम रखेंगे डाउनलोड या मे बी गेट CSV फाइल या डाउनलोड CSV फाइल, जो भी आपने रखना है उसका नाम CSV। और ऐसे मतलब हम उसका फंक्शन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम पहले तो सेशन बनाएंगे विद सेशन के साथ, फिर हम गेट की रिक्वेस्ट करेंगे, सारी की सारी लिस्ट को गेट कर लेंगे DB से। उसके बाद हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जो CSV को क्रिएट करती है। अच्छा, वो लाइब्रेरी यूज़ करके उसको ये जो DB से हमने डाटा लिया होगा इसको एज एन इनपुट वैल्यू देंगे, मतलब इस फंक्शन को इनपुट वैल्यू देंगे जो भी हमने डाटा रिसीव किया है DB से। अब ये फाइल बना देगा CSV एक, तो उस फाइल को हम सिंपली CSV फाइल को रिटर्न कर देंगे। जो भी हमने CSV फाइल बनाई होगी। तो ये स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। हम यानी कि खुद से CSV फाइल बनाने का कोड तो नहीं कर सकते, हम कोई ना कोई लाइब्रेरी देखेंगे। तो जैसे पाइथन CSV create, ये CSV का कोई पैकेज है वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसने रीड का कमांड दिए है, यहाँ से फिर फाइल क्लोज करनी है। ये राइट की कमांड है, यहाँ पे होगा ये। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये विद के साथ चूँकि इसने सेशन को क्लोज भी करना होता है, ये नई फाइल को क्रिएट कर देगा। और W का मतलब है राइट करना है मुझे, और CSV.write जो भी आपकी फ़ाइल है इसको हम राइट करना चाह रहे हैं, उसमें कॉलम क्या होंगे, उसका डाटा क्या होगा। अब ये डाटा की लिस्ट तो हमें कहाँ से मिलेगी, DB से, तो वो DB से मिल जाएगी। और जैसे फाइल राइट होगी ये student.csv करके खुद हम राइट कर देंगे। हाँ, वो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम यहाँ पे
मैं वही कह रहा हूँ, हमने लास्ट टाइम किया था, क्या किया था हमने, सेलेक्ट करते हुए साथ में हम वेयर लगा सकते हैं इसके। अच्छा, वेयर में हम दे रहे थे कि क्या चीज़ किस के इक्वल चेक करनी है, तो हम कह रहे थे कि आईडी इक्वल टू हो 1 के। तो अब ये सारे गेट नहीं करेगा, या आईडी इक्वल टू हो 0 के, तो ये कौन सा लेके आएगा, 0। और वो हम कहाँ से रिसीव करेंगे, पैरम से। तो पैरम से रिसीव करना हमें आता है ना, हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आईडी रिसीव कर रहे हैं और आईडी इंट वैल्यू है उसकी, वो हमने यहाँ पे पास कर दी और उसको हम ऐसे आईडी बोल रहे हैं। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो टू डू आईडी भी कर सकते हैं। अब ये सारे नहीं गेट करेगा, कौन सा गेट करेगा, एक वैल्यू गेट करेगा जो भी हम फ्रंट एंड मतलब एपीआई से पास करेंगे उसको। तो अब अगर हम कॉल करते हैं एपीआई से, गेट की एपीआई से, तो अब वो यहाँ पे आईडी डिमांड कर रहा है। अगर आप 0 पास करोगे तो 0 वाली आईडी वाला पास करेगा, 1 पास करोगे तो 1 वाला करेगा, 2 पास करोगे तो 2 वाला पास करेगा। इस तरह से चलेगा। अब 1 पास करेंगे तो 1 वाला आएगा, 2 पास करेंगे 2 वाला आएगा, एंड सो ऑन। उसके अलावा सही है।